सो हेलो एवरीवन, टॉप नॉच ऑनलाइन के इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लर्निंग के बारे में, उसकी थ्योरीज हमने पढ़ी थी, रीइंफोर्समेंट के बारे में मैंने आपको बताया था और कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे जिसका आप लोगों ने आंसर किया था। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है थिंकिंग। थिंकिंग में हम बेसिकली इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, और फिर मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है थिंकिंग का वो है इसकी स्टेजेस ऑफ थिंकिंग, जिसको हम डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का। थिंकिंग की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि थिंकिंग बहुत सारे टाइप्स की होती है और बहुत सी स्टेजेस के अंदर जाके इसकी डेवलपमेंट होती है, और थ्रू आउट द लाइफ हम बहुत सारी टाइप्स की थिंकिंग यूज़ करते हैं, और हमारी थॉट प्रोसेस की, हमारी कॉग्निटिव थॉट प्रोसेसेस की बहुत सारी स्टेजेस के अंदर डेवलपमेंट चलती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी है, इसको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी भी कहा जाता है। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी भी है जो हर कोई इंडिविजुअल तब यूज़ करता है जब भी वो किसी प्रॉब्लम के अंदर फेस कर रहा हो और उसे उसका क्या चाहिए हो, सॉल्यूशन। तब जिस भी आइडियाज़ का इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स, ठीक है, हम सिंबल्स के फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं। वो सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं, हमारे आइडियाज़ जैसे कि। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी है जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी भी कहते हैं, जो एक इंडिविजुअल के द्वारा कब की जाती है, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। ठीक है, और वो हम सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, और सिंबल्स हमारे आइडियाज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ थिंकिंग। तो टाइप ऑफ थिंकिंग में बस आपको उसका नाम पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत उससे कि ये कौन से टाइप की थिंकिंग है, मतलब इसमें क्या है बेसिकली, इसको ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइप ऑफ थिंकिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी 5 टाइप की थिंकिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट है हमारी परसेप्चुअल या कॉन्क्रीट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो परसेप्चुअल में परसेप्शन वर्ड आ रहा है, जिसको मैंने आपकी पिछली वीडियोस में बताया था। परसेप्शन क्या होता है, एक तरीके का नज़रिया, किसी का भी नज़रिया, देखने का, सोचने का, किसी भी तरह का नज़रिया, जिसके अंदर हम रॉ डाटा को मीनिंगफुल डाटा के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी परसेप्शन के ऊपर बेस्ड है। परसेप्शन मतलब हमारी सेंसेशन से हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, मतलब हमने जो देखा वही सोच लिया, जो सुना वो सोच लिया, किसी लॉजिक का यूज़ नहीं किया, किसी कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं किया, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, बस जो दिखा वो सोच लिया, वो हमारी परसेप्चुअल थिंकिंग है। या इसको कॉन्क्रीट थिंकिंग भी कहा जाता है। मोस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ थिंकिंग इज़ परसेप्चुअल थिंकिंग। ये हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर भी बेस्ड हो सकती है, मतलब पहले मेरे साथ मैंने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, तो इस बार भी मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। इस तरह की थिंकिंग हमारी परसेप्चुअल थिंकिंग है। ठीक है, और कॉन्क्रीट कैसे इसे हम बोल रहे हैं वो मैं बताती हूँ। देखो, एक वर्ड होता है कॉन्क्रीट और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। इसके अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग तरह की थिंकिंग है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टाइप है, ये सेकेंड टाइप है। ठीक है, कॉन्क्रीट थिंकिंग को एक तरह से देखा जाए तो ये एक छोटे पैमाने की थिंकिंग है। ठीक है, जो बेसिकली चाइल्ड या छोटे बच्चों के द्वारा यूज़ की जाती है। ठीक है, ये थिंकिंग पूरी तरह से अपने सेंस ऑर्गन के ऊपर बेस्ड है। हमने जो देखा वो हमने सोचा, जो सुन लिया वही सोच लिया। ठीक है, जो फील हुआ वही सोच लिया, बस ये हमारी कॉन्क्रीट थिंकिंग है। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमारे अडल्ट्स के द्वारा यूज़ की जाती है, जिसमें हम किसी कॉन्सेप्ट का बेस, कॉन्सेप्ट के ऊपर सोचते हैं, किसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके उसे सोचते हैं। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का दूसरा नाम भी क्या है, कंसेप्चुअल थिंकिंग, क्योंकि इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट लगाकर सोचते हैं। ठीक है, तो यही आपका दूसरा टाइप भी है, एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। पहला हमारा था परसेप्चुअल या कॉन्क्रीट थिंकिंग, जो बहुत ही सिंपलेस्ट वे ऑफ थिंकिंग है, और ये क्वेश्चन यही आया था कि विच वन ऑफ दीज आर
विच वन ऑफ दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग? तो हमारी कौन सी है? कॉन्क्रीट थिंकिंग। और एब्स्ट्रैक्ट या कंसेप्चुअल वो थिंकिंग है जिसके अंदर हम अपने कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ थिंकिंग इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, लॉजिकल या रिफ्लेक्टिव का मतलब है जिसके अंदर हम अपने लॉजिक लगा के सोच रहे हैं, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द अदर नेम फॉर लॉजिकल थिंकिंग, तो उसको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी कहते हैं, ठीक है। इट माइट बी आस्क्ड, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। तो इसमें हम लॉजिक का यूज करके सोचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग में हम अपनी क्रिएटिविटी से सोच रहे हैं, जैसे कोई नई नई चीज़ें इन्वेंट होती रहती हैं हमारे दुनिया में, तो इन्वेंशंस के लिए आपके पास क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग का यूज़ करके आप किसी भी तरह की नई नई इन्वेंशन कर सकते हो। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल जो एक एग्जाम में पूछा गया था वो है साइंटिस्ट, कि साइंटिस्ट के द्वारा कौन सी थिंकिंग यूज़ की जाती है? क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। ज़्यादा इसमें आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए, मतलब जो मैं बता रही हूँ उतना बहुत है, ठीक है। और लास्ट है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग आप सबने सुना होगा, क्योंकि हम अपने नर्सिंग प्रोफेशन में कौन से थिंकिंग का यूज़ करते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग का। जैसे आपने देखा होगा कि हम अपना एनसीपी बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम 5 कॉलम्स बनाते हैं और फिर उसके बाद हम कंडीशन को एनालाइज करते हैं, है ना, या उसका कुछ इवैल्यूएशन करते हैं। तो वही क्रिएटिव थिंकिंग होती है जिसके अंदर हम किसी भी तरह की इवैल्यूएशन कर रहे हैं, या हम किसी भी तरह का एनालाइज कर रहे हैं उसे, या फिर कुछ भी हम इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन होती है जिसमें एनालाइजेशन होता है या इवैल्यूएशन होता है, वो हमारी कौन सी टाइप ऑफ थिंकिंग है? क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ थिंकिंग हो गए, जिसमें आपको बस नाम पता होना चाहिए। अदर नेम फॉर एनी काइंड ऑफ थिंकिंग, जैसे लॉजिकल का दूसरा नाम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट का दूसरा नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी स्टेजेस ऑफ थिंकिंग। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें समझने के लिए भी काफ़ी कुछ है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ थिंकिंग जिन फिलोसोफर या जिन साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई थी वो है हमारे जीन पियाजे। यस, इट इज़ जीन पियाजे। ये जीन पीजट या जीन पीगट नहीं है, ये क्या है? जीन पियाजे, ठीक है। और ये स्विस के फिलोसोफर थे हमारे, मतलब स्विट्ज़रलैंड के, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड के फिलोसोफर थे, या फिर साइकोलॉजिस्ट भी नहीं कह सकते हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से थे, ये स्विट्ज़रलैंड से थे, ठीक है। और दूसरा नाम जो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। किसे? जीन पियाजे को। क्यों? इसी की वजह से, क्योंकि उन्होंने ये स्टेजेस ऑफ थिंकिंग दिया था ना, तो ये क्या बताता है? स्टेजेस में एक चाइल्ड की थिंकिंग की प्रोसेस ये बता रहे हैं कि कैसे एक बच्चे के अंदर उसकी कॉग्निटिव थॉट प्रोसेसेस का डेवलपमेंट चलता है, किस सीरीज से चलता है, वो इन्होंने बताया था। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड 2-3 टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली 3 टर्म्स हैं जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। पहली है स्कीमा, ठीक है, ठीक है। स्कीमा क्या होता है? हमारे खुद के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हमने ऑलरेडी अपने माइंड में बना रखे हैं। जैसे आपको कोई बोले कि एन एप्पल, तो आपके माइंड में वो जो रेड रेड कलर की चीज़ बन रही है, जो आप सोच रहे हो कि ये एप्पल है, तो वो आपका क्या है? स्कीमा, कि आपने कॉन्सेप्ट बना रखा है कि दैट रेड कलर ऑफ थिंग इज एप्पल, ठीक है। तो ये सभी के माइंड में होते हैं स्कीमा, जो ऑलरेडी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बच्चों के माइंड में भी होते हैं, बड़ों के माइंड में भी होते हैं, ठीक है। स्कीमा, ये हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अब एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए उसमें, वो ये है कि एक एसिमिलेशन वर्ड आता है और एक आता है एकोमोडेशन, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है? एसिमिलेशन क्या है और एकोमोडेशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, एसिमिलेशन क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना कि छोटे बच्चों को हम जैसे सिखाते हैं वो वैसे सीखते हैं, है ना।
तो इसमें एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जैसे एक मदर ने एक बच्चे को उड़ती हुई चिड़िया दिखाई और क्या बोला कि ये क्या है, बर्ड, ठीक है। एक स्पैरो, आई डोंट नो कैसे होगी स्पैरो, जो भी वो स्पैरो उसने दिखाई और मदर ने अपने बच्चे को क्या बताया कि ये क्या है, बर्ड, ठीक है। तो बच्चे ने उस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लिया कि ठीक है ये क्या है, बर्ड। तो वो तो क्या है, एसिमिलेशन, मतलब कोई भी न्यू आइडिया का ऐड होना, न्यू एडिशन होना किसी भी आइडिया का, किसी भी नॉलेज का, किसी भी फैक्ट का, तो वो क्या है आपका एसिमिलेशन। लेकिन अब ट्विस्ट यहाँ है कि जैसे ही उस बच्चे ने एक बर्ड ना देख के एक एरोप्लेन उड़ता हुआ देखा, अब मुझे एरोप्लेन बनाना नहीं आता है, तो एरोप्लेन जब उसने उड़ता हुआ देखा तो उसने क्या सोचा कि ये भी क्या है, बर्ड, ठीक है, क्योंकि उसकी मदर ने उसको उड़ती हुई जो चीज़ बताई थी वो क्या बताया था, बर्ड है, तो उसे लगा कि ये उड़ रहा है तो ये भी क्या है, बर्ड है। लेकिन जब उसने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा वो देखो बर्ड, तो उसकी मदर ने क्या बोला, बेटा ये बर्ड नहीं है, ये क्या है, एरोप्लेन। तो उसने क्या किया, पुराने वाले जो कॉन्सेप्ट उसके माइंड में था उसको उसने साइड में कर दिया और उसने एक और ऐड कर लिया कि हर उड़ती हुई चीज़ बर्ड नहीं है, लेकिन ये वाला जो उड़ता हुआ चीज़ है ये एरोप्लेन है, ठीक है। तो ये उसने जो पुराने वाले को साइड करके और नया जो ऐड कर लिया वो है उसकी एकोमोडेशन, ठीक है। जिसमें अगर सिंपली बोला हो कि न्यू एडिशन ऑफ एनी आइडिया इन चाइल्ड्स माइंड, तो वो क्या है, एसिमिलेशन। लेकिन रिजेक्शन ऑफ ओल्ड स्टफ एंड एडिशन ऑफ न्यू स्टफ, तो वो क्या है, एकोमोडेशन, ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये चलता रहता है, ठीक है, बच्चों के माइंड में ये चलता रहता है, तभी तो वो आगे आगे और चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम स्टेजेस की बात करें, जो जीन पियाजे ने जो स्टेजेस दी थी वो स्टेजेस एक्चुअली में बताती क्या थी कि किसी भी चाइल्ड की जो थॉट प्रोसेस है या उसकी थिंकिंग जो है वो उस 4 स्टेजेस में चलती है। मतलब पहली स्टेज वो है जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी थिंकिंग कैसी है, दूसरी स्टेज में जो उनसे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनकी थिंकिंग में क्या चेंज आता है, तो ऐसे ऐसे जो चेंजेस आते हैं वो उन्होंने बताया था, ठीक है। तो हम पहली स्टेज पढ़ते हैं। तो पहली स्टेज जो है वो हमारी है सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ थिंकिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी चाइल्ड है वो अपने सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज से सीखता है क्या, थिंकिंग, ठीक है। उसकी थिंकिंग की जो प्रोसेस चल रही है वो उसे कौन सिखा रहा है, उसकी सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज़, ठीक है। इसमें कंटिन्यूसली बच्चा जो है अपने आप को सेपरेट करता है एनवायरनमेंट से, ठीक है। वो अपने आप को एक अलग चीज़ देखने लग जाता है कि एनवायरनमेंट अलग है, मैं अलग हूँ, ठीक है। अपने आप को सेपरेट करता है एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो इसके अंदर जो 2-3 कैरेक्टरिस्टिक जो इस स्टेज के अंदर इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो पहले तो ये स्टेज जो है वो बर्थ से लेके 2 साल तक होती है, बर्थ से लेके या 0 to 2 years ऑफ एज, ठीक है। वो ये वाली फेज रहती है, कौन सी, सेंसरी मोटर। इसमें बच्चा जो है अपनी सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज से सीखता है। दूसरी बात इसमें होती है हमारा इमिटेटिव बिहेवियर। इमिटेटिव बिहेवियर का मतलब है कि बच्चा जैसे इमिटेट करना ना, किसी को, किसी की नकल उतारना, तो वो बच्चे क्या करते हैं, जो भी वो अपने इन्वायरमेंट में जिन लोगों को देखते हैं, जिन चीज़ों को देखते हैं, उनकी इमिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी नकल उतारना स्टार्ट कर देते हैं। तो इमिटेटिव बिहेवियर किस में देखा जाता है, इस वाली एज में देखा जाता है, ठीक है। और फिर जो एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना जो इस स्टेजेस में देखा जाता है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आई थिंक किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, लेकिन अगर ये पहली बात तो अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि कौन सी स्टेज में देखा जाता है, तो ये 0 to 2 years ऑफ एज या सेंसरी मोटर स्टेज में देखा जाता है। दूसरी बात, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है क्या, ठीक है। इसके अंदर जो चाइल्ड है वो ये सोचता है कि ऑब्जेक्ट चाहे उसे दिख नहीं रहा, चाहे उसको उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, लेकिन फिर भी वो है, एग्जिस्ट करता है वो, ठीक है।
ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, चाहे आप अभी उसे देख नहीं पा रहे हो, मतलब चाहे वो बच्चा अभी उसे देख नहीं पा रहा है या वो सुन नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करता है। जैसे आप किसी बच्चे को अपना फ़ोन दो, इस ईयर्स की जो एज के बच्चे हैं, जैसे 2 साल का बच्चा है, तो आप उसको अपना फ़ोन दो और फिर वो जब फ़ोन से खेल रहा है तो फ़ोन उसका अपने पीछे छुपा लो, तो वो ऐसे देखेगा कि फ़ोन कहाँ गया। अभी उसको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसे पता है कि मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट तो करता है। लेकिन अगर उससे भी छोटे, अगर ये ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं हो, तो अगर ये चीज़ नहीं होगी, तो अगर वो उसके सामने भी नहीं होगी तो उसे लगेगा कि हाँ वो मुझे नहीं दिख रही, तो वो नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस है, इसीलिए उसे पता है कि चाहे वो मुझे दिख नहीं रही, चाहे वो मैं सुन नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का फिनोमिना है जो 0 to 2 years ऑफ एज के बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो जो हमारी सेकेंड स्टेज रहती है वो है हमारी प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल थिंकिंग क्या होती है? ऑपरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑपरेशन वर्ड का जो मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया था वो था मेंटल एक्टिविटी। सिंपल, ऑपरेशन उनकी नज़र में क्या है? मेंटल एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, जो थोड़ी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो प्री ऑपरेशनल फेज में देखते हैं बच्चे कौन सी स्टेज में होते हैं थिंकिंग की। तो सबसे पहले जो एज है, इस स्टेज के बच्चों के लिए जो एज डिसाइडेड है वो है 2 से 7 साल। 2 to 7 years ऑफ एज के जितने भी बच्चे होते हैं वो इस फेज में होते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, अब दिखने में वर्ड बड़ा ही भयंकर लग रहा है कि क्या है, लेकिन ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब है अपने ही लॉजिक लगा के कुछ भी सोच लेना। ठीक है, मतलब इस एज के जो बच्चे होते हैं वो लॉजिक तो लगाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है, बहुत सारी नॉलेज तो उन्हें होती नहीं है, तो वो अपनी जो लॉजिक लगाते हैं वो अपने हिसाब से लगाते हैं, जो उनका मन करे वो। जैसे फॉर एग्जांपल देखें तो वो क्या करते हैं कि बैट बॉल में जिस बॉल से खेल रहे हैं वो बॉल भी गोल है, और जो हमें आसमान में चांद दिख रहा है वो भी गोल है, तो कहीं वो मेरी बॉल तो नहीं है, क्योंकि वो भी गोल है। ठीक है, तो इस काइंड की वो लॉजिक लगाते हैं, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग इसे बोलते हैं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा गया है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब इस एज के बच्चों में लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है, इस एज में वो लोग क्या सीखते हैं? लैंग्वेज। अब एक क्वेश्चन आता है, आप भी सोच के बताओ कि पहले थिंकिंग होती है या पहले वो लैंग्वेज सीख जाते हैं? कौन सी प्रोसेस पहले होती है? पहले वो थिंकिंग की प्रोसेस में होते हैं या पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट की प्रोसेस में होते हैं? तो ऑफ कोर्स इसका आंसर है कि पहले थिंकिंग आती है फिर ही लैंग्वेज आती है, क्योंकि हम थिंकिंग तो पिछले स्टेप में भी पढ़ रहे थे ना, जो फर्स्ट स्टेज मैंने आपको बताई कि सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ थिंकिंग, तो वो थी ही किसकी स्टेज? थिंकिंग की स्टेज थी। मतलब थिंकिंग तो शुरुआत से चली आ रही है, 0 to 2 years ऑफ एज से मैंने बताया था, तो वो तो 0 years मतलब बर्थ के साथ साथ ही चली आ रही है थिंकिंग तो, लेकिन लैंग्वेज तो हमने इसी स्टेज में पढ़ी है, तो थिंकिंग पहले होती है फिर लैंग्वेज होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हाँ वो है हमारा ईगोसेंट्रिज्म। यहाँ से कट करना है ना, दोबारा बता रही हूँ। तो अभी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है ईगोसेंट्रिज्म। मतलब बहुत ज़्यादा ईगो, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना ये लोग चाहते हैं। ठीक है, खुद को ही मतलब खुद में रहते हैं कि मतलब मैं ही इम्पॉर्टेंट हूँ, बस लाइफ और दूसरे लोगों के बारे में ये लोग नहीं सोचते हैं। ईगोसेंट्रिज्म होता है। अब एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड जो इस स्टेज में होता है वो है एनिमिज्म।
एनिमिज्म होता है जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जो निर्जीव चीज़ें हैं, उनमें भी वो लोग क्या सोचते हैं कि ये इनमें भी क्या है, एक सोल है, इनमें एक आत्मा है, ठीक है। तो एनिमिज्म क्या होता है, इनके द्वारा ऐसा सोचा जाता है कि नॉन लिविंग चीज़ें, मतलब जो इनके जैसे गुड्डे गुड्डियाँ जो खिलौने वगैरह होते हैं, उनको हमेशा हक कर देते होते हैं, उनके पास होते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि एनिमिज्म नाम का फिनोमिना इनके दिमाग में फिट होता है कि नॉन लिविंग चीज़ें जो हैं उनके अंदर भी क्या है, लाइफ है, उनके अंदर सोल है, उनके अंदर लाइफ है, ठीक है। तो ये रहता है। तो जो थर्ड स्टेज हम पढ़ते हैं थिंकिंग की, वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ थिंकिंग, ठीक है। जैसे नाम से ही बता रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है, चाइल्ड के अंदर कॉन्क्रीट ऑपरेशंस सक्सेसफुली हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, तो वो कॉन्क्रीट मेंटल एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। इस एज के लिए जो एज ग्रुप है वो है 7 to 11 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ का एरिया, वॉल्यूम या शेप या किसी चीज़ की फॉर्म, ये सब वो अच्छे से समझता है, उसको समझ में आता है कि क्या एरिया है, क्या वॉल्यूम है, क्या शेप है, क्या फॉर्म है। तो ये इस एज के ग्रुप के बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज के अंदर जो 7 to 11 ईयर ऑफ एज ग्रुप है, एरिया, वॉल्यूम, शेप, फॉर्म को वो अच्छे से समझते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशन को वो अच्छे से समझते हैं और परफॉर्म करते हैं। और दूसरा, इस स्टेज का एक और नाम है जो है प्री गैंग एज। अब इसे ऐसा क्यों कहते हैं वो मैं अगली स्टेज में बताऊंगी, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट और लास्ट और फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ थिंकिंग। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ थिंकिंग को हम बोलते हैं गैंग एज, ठीक है। इसका जो एज ग्रुप है वो है 11 to 15 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा ग्रुपिज्म को प्रेफर करते हैं, वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं गैंग एज। और इससे पहले वाला जो ग्रुप है जो 7 to 11 ईयर, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, उन बच्चों को हम क्या बुलाते हैं, प्री गैंग एज या प्री गैंग स्टेज, ठीक है। अब इस स्टेज के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हाइपोथेटिकल रीजनिंग, ठीक है। और एक है हमारी डिडक्टिव रीजनिंग। ये इस एज ग्रुप के बच्चे ये दोनों बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अभी ये क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगी। जैसे रीजनिंग हम पढ़ते हैं, 2 टाइप की होती है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, ये सब हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस एज ग्रुप के अंदर जो बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं वो क्या है, हमारा हाइपोथेटिकल रीजनिंग और हमारी डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। यहाँ तक हो गई हमारी स्टेजेस ऑफ थिंकिंग, जो किसने बताई थी, हमारी जीन पियाजे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं। और आज हमने पढ़ा है थिंकिंग की डेफिनेशन, उसके टाइप्स जो आपको पता होने चाहिए, नाम, और थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होना चाहिए कि क्या है वो। और लास्ट हमने पढ़ा स्टेजेस ऑफ थिंकिंग, जो जीन पियाजे ने दी थी। 4 स्टेजेस सीक्वेंस में चलती हैं, ये आगे पीछे से नहीं करना है। अभी मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपको इवेलुएट करने के लिए, और देख लेती हूँ कि इस वीडियो के स्टूडेंट्स कितना पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग फॉलो करते हो इस सीरीज़ को या नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको बताना है वो है, ठीक है, अदर नेम फॉर लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग का अदर नेम, लॉजिकल थिंकिंग को और क्या कहते हैं। और दूसरा, स्टेजेस ऑफ थिंकिंग के सिर्फ नाउन, ठीक है। और ये किसने दी थी, गिवन बाय हुम, और इसके नाम बस, ठीक है, कितनी होती हैं और उनके नाम, ठीक है। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी भी है अगर, तो भी आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और या फिर आपको जो अभी नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप
व्हाट्सएप पे मैसेज करके या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होके आप कुछ भी क्वेरी अपनी पूछ सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड या इससे पहले वाली जितनी भी वीडियोस अब तक मैंने पढ़ाई हैं उसके बारे में। और पीडीएफ के बारे में तो मैं आप सब लोगों का रिस्पॉन्स देके काफ़ी खुश हूँ। यू ऑल अप्रिशिएटेड अ लॉट, और पीडीएफ का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। और भी जितने भी बच्चे जिनको ये परचेज़ करना है आप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन लाइक, comment, share, subscribe, and you can message on our WhatsApp group for any query, for any comment, any praise, any appreciation you can give on that number. So thank you so much.